हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी भी हम लोग जान लिए थे, मतलब आंतरिक ऊर्जा जान लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इंथैल्पी और इंथैल्पी में परिवर्तन, मतलब चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज। इंथैल्पी क्या होता है? तो इंथैल्पी का मतलब क्या होता था? ऊष्मा, हीट, या हम लोग एनर्जी की बात कर ले, ये चीजें उसके बारे में भी हम लोग जान लिए थे। हम लोग ये भी जान लिए थे कि जितने प्रकार की भी अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, उतने ही प्रकार के उसमें इंथैल्पी का चेंज भी होता है। ठीक, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पढ़ चुके थे, कौन सा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब कि गलन की इंथैल्पी, ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, वाष्पीकरण की इंथैल्पी। हेडिंग क्या बनाइएगा? वाष्पीकरण की वाष्पीकरण की इंथैल्पी। इंथैल्पी, ठीक, मतलब वेपोराइजेशन होगा। इसमें क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा? मतलब कि वेपर बनेगा। कौन वेपर बनेगा? जब कोई भी लिक्विड होगा, लिक्विड किसमें जब बदल जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की या जितनी भी हीट की हमें जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की इंथैल्पी कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे बस तुम लोग इस टर्म को याद रखना, इस टर्म को। फिर ये तो तुम जानते हो कि इंथैल्पी का मतलब हीट या उष्मा की बात हो रही है। वाष्पीकरण क्या होता है? क्लास 9 से ही तुम लोग पढ़ते आए हो कि वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैस में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो अगर इसका डिफिनीशन आपसे बोला जाए लिखने के लिए, तो क्या आप इसका डिफिनीशन नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख लोगे डिफिनीशन आसानी से। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखोगे, द्रव पदार्थ के, लिखिएगा, द्रव पदार्थ के द्रव पदार्थ के क्वथनांक पर क्वथनांक क्वथनांक पर ये किस में बदल जाए? गैस अवस्था में, गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित परिवर्तित हो जाए, हो जाए वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अतः फिर बोला जाता है, एक मोल द्रव अपने क्वथनांक पे 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जितनी उष्मा की जरूरत होगी, वाष्पीकरण की इंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की इंथैल्पी हम लोग कहते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा बेटा? द्रव से किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। द्रव से किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखोगे, अतः अतः एक मोल एक मोल द्रव एक मोल द्रव के अपने क्वथनांक अपने क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित में परिवर्तित गैस अवस्था भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गैस में परिवर्तित होने से परिवर्तित होने से होने से से परिवर्तित होने से वाष्प उष्मा या उसमें उसमें उष्मा परिवर्तन उष्मा परिवर्तन परिवर्तन वाष्पीकरण की इंथैल्पी कहलाती है। वाष्पीकरण की इंथैल्पी कहलाती है।
ठीक है, इंथैल्पी कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। बोला जा रहा है कि 1 मोल होगा, जैसे 1 मोल हमने क्या लिया, वाटर लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया फिर से वाटर में, मतलब इस गैस में, भाप में बदल दिया, और ये क्या था, लिक्विड वाले फेज में था। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये किस में चला गया, वेपर में। जैसे ये भाप में बदल गया ना, ये वेपर में चेंज हो गया, और ये किस में है, लिक्विड फेज में है, मतलब वाटर में है। इतनी बात समझ में आई? इसके लिए जितने ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ रही है, डेल एच, तो यहाँ पे डेल एच क्या होता है, प्लस 14.6 यहाँ पे किलो जूल होता है। ठीक है, मोल इनवर्स भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे इसको कर देना मोल इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है ना? हमेशा याद रखो, जो चीजें इसमें होगा वाष्पीकरण, इसके हेडिंग में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। आप चाहेंगे तो अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलो, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है, ये होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन की इंथैल्पी, सब्लिमेशन। ठीक, इसमें क्या बोलोगे, इंथैल्पी ऑफ, लिख लो, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या समझते हो? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई भी ठोस हो, जब वो बिना द्रव में परिवर्तित हुआ सीधे किस में चेंज हो जाए, गैस में, तो हम लोग उसको क्या कहते थे, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता था। 9 से ही पढ़ते आ रहे हो सब्लिमेशन क्या होता है, तो सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल होता है कैम्फर, मतलब कपूर होता है, नेफ्थलीन बॉल भी होता है, नेफ्थलीन भी नेफ्थलीन भी होता है, उसको भी बताया जाएगा। तो इसका डिफिनीशन आप क्या लिखोगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, जब जब एक मोल ठोस ठोस अपने अपने जब एक मोल ठोस अपने किस में चेंज हो जाए बेटा, गलनांक से कम, ठीक है, गलनांक से कम ताप पर बिना द्रव में, गलनांक से, अपने गलनांक से कम से कम कम ताप पर पर बिना बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है हो जाता है तो उस प्रक्रिया में, हो जाता है तो उस, या इस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रक्रिया में उस प्रक्रिया में इंथैल्पी का परिवर्तन ऊर्ध्वपातन की ऊर्ध्वपातन की इंथैल्पी कहलाती है, इंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इंथैल्पी कहलाती है या कहलाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे C10H, क्या लिख दिए, C10H8, अगर ये लिखते हैं, ये बदल जाए, किस में बदल जाए, ये यहाँ से क्या है, ये सॉलिड में है। ठीक, ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। फिर ये C10H8 में बदल जाए, ये कौन सा स्टेट आ गया, गैस स्टेट में चेंज हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कौन है, नेफ्थलीन बॉल है।
ये कौन है? नेफ्थलीन का फॉर्मूला है। एक मिनट, ये कौन है? नेफ्थलीन। ठीक, ये नेफ्थलीन है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ इसमें कि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो बेंजीन को एक साथ जोड़ दो कुछ इस प्रकार से। ठीक, बॉन्डिंग आप दिखा दो। है ना, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग को आप दिखा दो। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि इसमें नेफ्थलीन में होता क्या होगा, अब जरा देखो यहाँ पे ऊर्जा जितनी भी लगी, डेल एच जितना भी यहाँ पे डेल एच लगा, यहाँ पे डेल एच लगा 73.06 किलो जूल लगा। कितना लगा? 73 दशमलव, हाँ 0.60 भी कर सकते हो, 6 नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ये इतना जूल यहाँ पे एनर्जी लगा है। अब समझ में आ रहा है नेफ्थलीन क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए कि नेफ्थलीन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो नेफ्थलीन का यूज हम लोग कपड़ों के अलमारियों में रखते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, स्मेल ज्यादा ना करे। और ये जानते हो कि जब हम लोग नेफ्थलीन की जो बॉल होती है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप चाहेंगे तो इसको देख लीजिएगा, ये टैबलेट जैसा थोड़ा होता है उभरा हुआ। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से इसका उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इसी को रखा जाता है। और ये पहले तो आप बड़े रखेंगे गोल की तरह, फिर उसके बाद ये समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब ये है कि वो किस में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है, फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ पर तो बोला क्या जा रहा है, अपने गलनांक से कम ताप पर, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे भी काम करने लग रहा है। ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दहन। ठीक, कंबस्शन का नाम सुने हो? दहन की इंथैल्पी, दहन की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है? अब दहन क्या होता है? दहन जानते हो ना कि जब हम कोई भी जलाते हैं, कुछ भी कार्बनिक कंपाउंड अगर हम लोग जला रहे हैं, तो आपको क्या मिले? कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वाटर वेपर मिले मतलब मॉइस्चर्स के रूप में मिले, हीट मिले एंड लाइट मिले, उसी को हम लोग कहते हैं दहन। और दहन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्लास 10th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ाया, ये याद रखना। दहन की इंथैल्पी क्या होती है? इसमें बोला जाएगा कि एक मोल तुम्हारा कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो, उसको जलाओ, किसके प्रेजेंस में जलाना है? दहन के, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कार्बन है। ठीक, कोयला भी मान सकते हो ना, ये कार्बनिक है। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हाइड्रोजन है, ठीक है, O2 है, तो यहाँ पर कंडीशन है बेटा, अभी समझाएंगे, परेशान नहीं रहो। ये वाटर बना लिया, ठीक, ये हाफ है। अगर मैं मेथेन को बोल दूं, जैसे ये आपके पास मेथेन आ जाता है, मेथेन को अन्य कई नामों से जानते हैं, कमेंट में जरूर बताना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकले एंड वाटर निकले, एंड क्या निकले यहाँ से? वाटर निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर दहन कहते हैं, कंबस्शन कहा जाता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझ में आया? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दहन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? दहन की बातें हो रही हैं। अब जरा इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा कि दहन वास्तव में होता क्या है। लेकिन ये बेसिक सी चीजें समझ में आई ना कि दहन क्या हो रहा है। दहन में बोला जाता है कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जले। ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जले, आपको क्या दे? कार्बन डाइऑक्साइड दे एंड वाटर वेपर दे, हीट दे एंड लाइट दे। यहाँ पर भी हीट निकलेगा, हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, पहले डिफिनीशन लिखते हैं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा गया है? जब किसी पदार्थ का एक मोल पूरी तरह ऑक्सीकृत, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, एक मोल की बात हो रही है, अभी समझाएंगे, या
ऑक्सीकृत हो जाता है तो उस प्रक्रिया में इसमें उत्सर्जित ऊष्मा पदार्थ की दहन इंथैल्पी कहलाती है। मतलब कि जब 1 मोल जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या उसका दहन करवाओगे तो जितना भी ऊष्मा उसमें से निकलेगा वही क्या कहलाएगी, दहन की इंथैल्पी कहलाती है। जैसे मीथेन को जलाने पे कितना निकलता है, 890.4 किलो जूल निकलता है। माइनस है इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, प्लस जहां पर हुआ है मतलब हीट क्या हो रहा है, गेन किया हुआ है। ठीक, वहां पे अब ये मीथेन की बात कर रहा है यहाँ पर। इस मीथेन की बात जरा ध्यान से सुन लेना। देख लो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर वेपर में निकला, हीट भी कुछ निकला है, तो ये इतना हीट निकला है और लाइट भी निकलती है। हमने आपको पढ़ाया था क्लास 10th में कि जैसे होलिका दहन बोला जाता है, हम लोग होलिका जलाने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, दहन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कई सारी चीजें निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर मॉइस्चर के रूप में निकलता है, और फिर क्या होता है वहां पे हीट भी निकलती है एंड लाइट भी देता है, प्रकाश निकलती है ना, प्रकाश बहुत ज्यादा, और आपको उष्मा गर्मी भी महसूस होती है, तो इसलिए यहाँ से समझ जाओ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग बनाना, संभवन, संभवन की इंथैल्पी, संभवन की इंथैल्पी, इंथैल्पी इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, अब ये क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिमिलैरिटीज है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। संभवन में बोला जाता है कि कोई एक यौगिक है, ठीक है, जब कोई यौगिक होता है 1 मोल अपने अवयवी तत्वों से वो क्या करने लगता है कि क्रिया करने लगता है, रिएक्शन जब करने लगता है और वो एक क्या बनाने लगता है, यहाँ पे 1 मोल उत्पाद का फॉर्मेशन करता है, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1 ही मोल में होगा और रिएक्टेंट भी 1 मोल होने चाहिए। यहाँ पे इस बात को ध्यान से रखना। पहले डिफिनीशन सुनो फिर उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे। पहले डिफिनीशन लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पे डिफिनीशन क्या बोला गया, जब कोई यौगिक 1 मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है, ठीक, अपने छोटे कंपोनेंट से बनता है तो अभिक्रिया ऊष्मा को संभवन कहा जाता है। ठीक है, संभवन कहा जाता है या संभवन की इंथैल्पी कहा जाता है। इसे सामान्यतः डेल एच एफ से प्रदर्शित किया जाता है और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये डेल एच सी, मतलब ये क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब जरा ध्यान सुनना, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो यहाँ पे बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन, संभवन उष्मा है, ठीक, उष्मा है, अर्थात कर लो। देखो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमें करवाना है, कार्बन लिए, ऑक्सीजन लिए और ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक एलिमेंट हो गया, तो अवयवी तत्वों की मतलब बात हो रही है तो इसकी बात करो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इनसे क्या बना, मॉलिक्यूल बना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो आप ये बोलोगे कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, फिर क्या ये बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब कि आप इसको कह लो कि एक परमाणु हो गया, ठीक, ये भी एक परमाणु हो गया, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, अणु का फॉर्मेशन कर रहा है। ये किस में होगा, केवल संभवन में होगा, मतलब फॉर्मेशन में होगा। अगर हम लोग इसकी ऊर्जा की बात करें, यहाँ पे ऊष्मा कितना निकला है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि डेल एच एफ बराबर -393 किलो जूल निकला है। कितना निकला है, 51 भी कर लो, चलो पॉइंट में दिया तो कर लो, 51 किलो जूल दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी बोलोगे कि इसमें और इसमें अंतर कैसा है ना, इसमें और इसमें आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा तो आप अंतर कैसे बताओगे, पहले यहाँ तक नोट करो फिर बताती हूँ, इसको नोट करो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो देखो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंबस्शन और फॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो एग्जाम्पल लिए थे कंबस्शन का, कौन लिए थे हम लोग, मेथेन लिए थे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में प्रेजेंस में जला रहे थे, क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा था, क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। और अगर हम लोग यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले रहे थे, फॉर्मेशन का,
तो फॉर्मेशन में कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और इसको क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। सबकी ऊर्जा भी अलग अलग थी, बोलो हाँ या ना, सबकी ऊर्जा अलग अलग थी ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे डेल एच सी जो बराबर था वो 890.4 था। अगर हम लोग इसकी बात करें डेल एच एफ की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव है, मतलब कि एनर्जी निकल रही थी, और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो हीट यहाँ पे उष्मा भी निकल रहा है। कितना निकल रहा था यहाँ पे 390.51 निकल रहा था, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर आप चाहो तो 1 हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 था, इसको हटा दो। अब देखो, अब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहला अंतर तो ये देखो, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला अंतर हमने अभी ये बताया था कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर्मेशन में जो होगा वो जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे एलिमेंट होगा, ये भी एलिमेंट होगा और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल का। देखो यहाँ पे ये भी एटम है और ये भी एटम है और यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब दो अलग अलग एटम मिले, ठीक है, समझ में आ रही बातें। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो ये तो एक एलिमेंट है लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन सेम इसमें मिले हैं। तो ये पहला डिफरेंस हुआ पहचानने का। दूसरा पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर हम इसके फेज में बोले भाई ये कोयला है ना, ठीक, ये कोयला है, ठीक, ये कोयला है, कोयला किसके प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है। जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है तो इस कोयले का कंबस्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल कंबस्शन हो रहा है, दहन इसका हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, अगर बेटा जी आप कार्बन के प्रेजेंस में ये बोलेंगे तो बोलोगे यस इसका कंबस्शन हो रहा है कोयले का, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशन भी करेगा और क्या करेगा, कंबस्शन भी साथ में चलेगा। अगर हम इसके प्रेजेंस में बोले, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बोले, तो आप बोलोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास फॉर्मेशन वाला आएगा, मतलब संभवन की इंथैल्पी आएगी, तो हम उसमें कंबस्शन और फॉर्मेशन दोनों देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंबस्शन होगा तो केवल कंबस्शन होगा, केवल क्या होगा बेटा, कंबस्शन होगा। पहली शर्त में ये था कि ये एलिमेंट होना चाहिए, ये तो पहली ही शर्त में हार गया, एलिमेंट नहीं हुआ। फिर दूसरी में ये बोला जा रहा है कि ये कंबस्शन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलनी चाहिए। अब क्लियर हो गया, अब कोई भी अंतर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम लोग और भी अंतर देख सकते हो तो यहाँ पर जितना भी देखोगे कंबस्शन हमेशा क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल से भी निकलेंगे, और ये क्या रहता है हमेशा, यहाँ पे ये क्या रहेगा, केवल इसमें रहेगा कि केवल इसमें आप बोल सकते हो कि एलिमेंट से मिलके बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर H2 ले लूं और Cl2 ले लूं और यहाँ पे बना दूं HCl, ठीक, तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ठीक है, ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा। और हम क्या ले लें, H2 ले लें और O2 ले लें, ठीक, H2 ले लें, O2 ले लें और यहाँ पे H2O बना दें, तो ये भी हाफ होगा। बिल्कुल इस प्रकार से जितने भी आपको मिलेंगे सभी क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि ये एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, उदासीनीकरण इंथैल्पी की बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल वाला हो रहा है, ठीक। डिफिनीशन बनाइएगा, उदासीनीकरण की इंथैल्पी, ठीक, उदासीनीकरण की इंथैल्पी, इसमें क्या होता है, डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक। चलो देखो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार द्वारा या क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल द्वारा, मतलब एसिड और बेस की बात हो रही है, उदासीन होता है तो उस दौरान उष्मा उदासीनीकरण इंथैल्पी कहलाती है, ठीक। अब जैसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हैं क्लास 10th में, ठीक, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, दोनों को पढ़ाया गया होगा और हमें याद है कि हम पढ़ाए भी थे। अब यहाँ पे देखो, जब ये होता है तो इसमें क्या होता है कि जब बेटा एसिड और बेस मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसिड ले लो और बेस ले लो, ठीक,
ये क्या बनाएंगे बेटा, साल्ट, ये नमक, कॉमन साल्ट की बात हो रही है, नमक बन चुका है। ठीक, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उष्मा जितनी भी निकल रही है, जैसे अगर हम लोग इसमें उष्मा की बात करें तो यहाँ पे बोला जाएगा डेल एच -57.1 किलो जूल, ये याद रखिएगा। ठीक, इतना इसमें से ऊर्जा निकलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये हो जाती है कि जब स्ट्रॉन्ग मतलब कि अगर हम लोग बोले स्ट्रॉन्ग एसिड हो और क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो, है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप बेस ले लो। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो जब भी हम ये रिएक्शन करवाएंगे हमें ऊर्जा कितनी मिलेगी, इतना ही मिलेगा, -57.1। ठीक, कितना, -57.1। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर HNO3 ले लें, नाइट्रिक एसिड, और हम लोग इसका रिएक्शन किससे करवा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर बनेगा आपका ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। आप यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। अगर ये क्या रहा, कोई स्ट्रॉन्ग कोई बेस हो गया, मतलब आप प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की बात करेंगे तब ऐसा होगा, अगर कुछ दूसरा आप ले रहे हो तब नहीं हो पाएगा। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। काम क्या करना है, नोट्स बनाना है, साथ में पूरी प्रिपरेशन करना है बेटा। कुछ चीजों को हम लोग पढ़ने के बाद, कुछ और टॉपिक्स है पढ़ने के बाद, उसका हम लोग 2 लेक्चर क्या लेंगे, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, थैंक यू।